हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म अपनी इस फैमिली बिलीव योर सेल्फ पर। तो आपका HSSC CET और HTET की प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। कुछ बच्चे इसके साथ क्या है DT+SB जर्नल और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो ये बैच उनके लिए भी आपका बेनिफिशियल है। आपका एक बैच निकल रहा है बेटा, जो कि आपका बिल्कुल ही एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर है। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। देखो, आप जहाँ से भी तैयारी करो सिर्फ एक ही टीचर के पास करो, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप यूट्यूब के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप 2 दिन वहाँ से क्लास लेते हो, 2 दिन किसी अदर टीचर से। सिर्फ आप अपना जो टाइम है, आपका टाइम बहुत कीमती है और आप क्या करते हो, अपने टाइम को सिर्फ डेमो के लिए कभी 2 दिन उस टीचर से पढ़ा, 2 दिन उस टीचर से पढ़ा और आप अपना सारा टाइम ख़राब कर देते हो। इससे आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी मैं ये नहीं बोल रही कि आप सिर्फ मेरे पास पढ़ो, आप जिस भी टीचर से पढ़ो सिर्फ वहीं से तैयारी करो, ठीक है। सिर्फ एक टीचर के पास से, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे। हर टीचर बेहतरीन होता है, आपकी 100% तैयारी करवाता है, ठीक है। तो इस बैच में आपको मैं करवाऊँगी, एक तो आपका हिंदी, रीजनिंग और जो जीके का पोर्शन है वो कवर करवाऊँगी मैं। और जुड़ने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन बिलीव योरसेल्फ को डाउनलोड कर सकते हो। इस बैच में कंप्लीट होने पर आपको सभी PYQ भी मिलेंगे। आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए सभी PYQ जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या होगा, फुल रिवीजन के लिए आपको मैराथन्स मिलेंगी, ठीक है। जो भी हमने पढ़ाया है उनकी सभी की आपको मैराथन्स मिलेगी और जितनी भी आपकी वीडियोस डलेंगी, जितनी भी आपकी ये जो बैच है इससे रिलेटेड जो भी आपकी वीडियोस होंगी सभी की जो PDF है वो भी आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ आप दिन रात पढ़ते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के ऊपर काम करना है, ठीक है। ताकि जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आप बैठो उसके अंदर आप एक बेहतर रिजल्ट ला सको, ठीक है। स्मार्ट वर्क जैसे कुछ आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जैसे हम आपको हैंड रिटन PDF प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहाँ पर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप देखो धीरे धीरे वीडियो को और नोट्स बनाओ। आपको क्या करना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखो, अगर आपको समझ में ना आए तो ठीक है, और फिर वहीं से PDF के थ्रू आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो आप एक अपना टारगेट रखो फिक्स, अचीव यूअर गोल, यानी कि आपको सिर्फ अपने गोल के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। एक टारगेट रखो आप अपना फोकस, ठीक है, कि हमारे ये फोकस है, इस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस है और ये जो हमारा टारगेट है वो हम कंप्लीट करेंगे, इतने दिनों के अंदर करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले हमारा ये टारगेट है, हमें इतने तो PYQ लगाने हैं। डेली की जो हमारी रूटीन है, जितना भी बेटा जो भी आप टाइम सेट करते हो पढ़ने का, वो क्या करो, जैसे आपने टाइम सेट करा है कि हमें दिन के 8-10 घंटे पढ़ने हैं, तो पर डे आपको 8-10 घंटे बेटा आपको निकालने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आज आपने पूरे 12 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, PYQ आपको साथ के साथ लगाने हैं, ठीक है। तो आपकी आज डेमो क्लास है हिंदी की, ये क्लास देख लेना। अभी आपकी 2 से 3 क्लास जो है आपकी वो डेमो के लिए यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी आपको। उसके बाद ये आपकी क्लासेस शिफ्ट कर दी जाएंगी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, बिलीव यूअर सेल्फ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से हमारा बैच परचेज कर सकते हो। आपको जितना भी कंटेंट है, जो भी आपका मटेरियल है पढ़ाई से रिलेटेड, वो आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ से हिंदी की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखना बच्चा। देखो, हमारा लिखा है हिंदी है, उसके अंदर भाषा की, भाषा क्या होती है, कौन से भाषा कौन से शब्द से आपका बनी है, कहाँ से आई है, ठीक है। तो भाषा क्या है, हमारी भास धातु से बनी है। भास यानी कि ये जो हमारा स है ये हमारा आधा है, क्योंकि इसके नीचे ये जो निशान होता है बेटा, ये निशान इस चीज़ का होता है कि इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। तो भास धातु से हमारी भाषा जो वर्ड है वो बना है, और भास धातु से जो भाषा वर्ड बना है वो कहाँ से लिया गया है, आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और संस्कृत को क्या कहा जाता है, जगत जननी। जगत जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत को।
और भास धातु का अर्थ क्या होता है, जो भास हमारा वर्ड है उसका क्या अर्थ है, यानी कि कहना, बोलना या कोई भी हमारा जो विचार है वो विमर्श करना, ठीक है। 1500 बीसी संस्कृत जो हमारी संस्कृत जो भाषा है वो 1500 बीसी पहले मतलब स्टार्ट हुई थी। बीसी का मतलब आपका होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह से जन्म से पहले का जो टाइम होता है वो आपका बीसी होता है, और जो जन्म के बाद का टाइम होता है उसको एडी बोलते हैं, यानी कि एनो डोमिनी, ठीक है बेटा। तो ये जो बीसी होता है ये आपका किस में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और एडी आपका किस में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ये नेगेटिव चलता है, ये आपका पॉजिटिव चलता है। आपका आएगा संस्कृत भाषा 1500 बीसी पहले आई थी। इसको दो भागों में बांटा गया संस्कृत भाषा को। एक तो आपका है वैदिक संस्कृत, दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत, उत्तर संस्कृत या आपका ब्राह्मण संस्कृत। ये तीनों नाम मिल सकते हैं आपको, कौन सा भी, लौकिक, उत्तर और ब्राह्मण संस्कृत। जो आपका वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड कितना था आपका, 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का, और जो लौकिक संस्कृत था उसका टाइम पीरियड था आपका 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक का। बेटा ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने ही बनाए हैं, आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फोकस करना, आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर ध्यान से आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो पहला जो हमारा इसका टाइप था संस्कृत का, वैदिक संस्कृत। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, वैदिक संस्कृत के अंदर आपके वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, ठीक है, अरण्यक, और आपके जो वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं आपके, उपनिषद 108 होते हैं, वो सभी आपको आगे चलकर इतिहास के अंदर करवा दिए जाएंगे। तो वेद इसके अंदर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद, ठीक है। और जो चारों वेद होते हैं इनको संहिता बोला जाता है। उस जो हमारी संहिता थी वो किसके समकालीन थी, जैन अवस्था के समकालीन थी, ठीक है। और जो संस्कृत शब्द है वो हमारा जैन अवस्था से ही लिया गया है। ऋग्वेद अगर पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा, हमारा ऋग्वेद है। सबसे नया वेद आपका अर्थवेद है। जो हमारा संगीत का ज्ञान है वो हमारा सामवेद से प्राप्त होता है, और अर्थवेद के अंदर हमारा क्या होता है, जो भी हमारे जादू टोना वगैरह है वो सभी हमारे अर्थवेद के अंदर आते हैं, ठीक है। यज्ञ वगैरह हमारे ऋग्वेद के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा सेकंड, लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत के अंदर आपका महाभारत और रामायण आता है, ठीक है। लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा हमारी आई थी वो हमारी पाली भाषा थी। पाली भाषा का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो 500 बीसी से लेकर 1 एडी तक का टाइम है, ठीक है। याद रखना पाली, तो पाली भाषा हमारी 500 बीसी से 1 एडी तक का हमारा टाइम पीरियड है। और पाली भाषा सबसे पहले मतलब पाली भाषा को किसने बोला था, तो बौद्ध धर्म के लोगों ने, ठीक है। और इसके अंदर पाली भाषा मतलब किन किन के अंदर पाली भाषा का यूज हुआ है, तो जो हमारे त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, इनके अंदर पाली भाषा को यूज किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद पाली के बाद जो हमारी आएगी बाद में वो हमारी प्राकृत भाषा आएगी। पाली उसके बाद में प्राकृत, ठीक है। प्राकृत भाषा का हमारा जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1 एडी से लेकर 500 एडी तक का, ठीक है। और जो इसको किन लोगों के द्वारा विकसित किया गया था, या कौन से लोग थे जो इसका यूज करते थे प्राकृत भाषा का, तो जैन धर्म के लोग थे। अन्य नाम अगर पूछे कि प्राकृत भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो मुलक्षों की भाषा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर मिली थी प्राकृत भाषा, तो सम्यक ज्ञान के अंदर, सम्यक दृष्टि यानी कि दर्शन के अंदर, और सम्यक आचरण, इनके अंदर किसका यूज किया गया था, प्राकृत भाषा का, ठीक है। प्राकृत भाषा के बाद हमारी आएगी नेक्स्ट है हमारी अपभ्रंश भाषा। जो हमारी अपभ्रंश भाषा है उसका टाइम पीरियड हमारा होगा 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक का, ठीक है। या हमारा 900 एडी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है हमारा, मतलब 500 से लेकर 1000 एडी भी आ सकता है, या 500 से लेकर 900 एडी, कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। 1000 या 900 में से दोनों में से एक चीज़ मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अपभ्रंश का दूसरा नाम कौन सा है, तो अवहट भाषा किसका नाम है, अपभ्रंश भाषा का दूसरा नाम, ठीक है। और इसका मतलब इसका जो अर्थ होता है अवहट का, तो इसका अर्थ क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। तो हमारी जो अपभ्रंश भाषा है उसी के अंदर है हमारा शोरशैनी अपभ्रंश, जहाँ से हमारी हिंदी भाषा जो है वो विकसित हुई थी। हिंदी भाषा जो है हमारी जो फारसी का शब्द है हिंदी, ठीक है। तो हमारी हिंदी जैसे प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद हमारी आधुनिक हिंदी आई थी। आधुनिक जो हमारी आज की हिंदी है इसको कोरवी बोलते हैं। आधुनिक हिंदी को क्या कहते हैं, कोरवी कहते हैं। और जो कोरवी है ये हमारी राजभाषा है, और राजभाषा को ही संपर्क भाषा कहते हैं, राजभाषा या संपर्क भाषा, ठीक है।
भाषा का क्रम, अगर आपसे भाषा का क्रम पूछा जाए तो भाषा का कौन सा क्रम है? तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखना सुबोपली, सुबोपली, ठीक है, याद रखना इस वर्ड को, सुबोपली, जो हमारा भाषा का क्रम है। सु से यानी कि सुनना। पहले जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या काम करता है? सुनने का काम करता है, ठीक है। पहले तो सुनेगा, फिर धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर उसको पढ़ाया जाएगा, जैसे मम्मा सिखाएगी ना उसको, बेटा आपको ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है, यानी कि वो उनको पढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद वो लिखना सीखेगा, सु बो पली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और उसके बाद में लिखना। भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के भेद कितने होते हैं? तो भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो हमारी सबसे सरल भाषा होती है, यानी कि जो भी हम मुँह से बोलकर एक दूसरे से बात करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा होती है, ठीक है। लिखित भाषा यानी कि जिसको कलम की सहायता से कागज़ के ऊपर या किसी भी शिलालेख के ऊपर कुछ किसी भी मतलब मटेरियल के ऊपर लिखा जाता है हाथ से, वो हमारी लिखित भाषा होती है। ये क्या होती है? ये मीडियम होती है बेटा, सरल भी होती है और कठिन भी होती है, ठीक है, मध्य भाषा होती है ये। नेक्स्ट हमारा आएगा सांकेतिक भाषा, यानी कि सांकेतिक, संकेत प्लस इक से मिलकर हमारा सांकेतिक बनता है, ठीक है, जो हमारी सबसे कठिन भाषा होती है, क्योंकि इसके लिए हमें इशारों की ज़रूरत पड़ती है दूसरे बंदे को समझाने के लिए, तो ये हमारी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड आगे, वो भी देखना आप। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी जो है हमारी, हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं और जो मैं आपको कवर करवाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो इसके अंदर आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इसके अंदर आपका आएगा हिंदी वर्णमाला, ठीक है? ये तो हमारा जो मैंने आपको पढ़ाया है अब तक का, वो आपका सिर्फ़ हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है कि हिंदी वर्ड आपका कहाँ से आया था और जो हमारा ये जो हिंदी वर्ड है कहाँ से तो आया था और इसकी उत्पत्ति कौन-कौन सी भाषा के द्वारा हुई थी, यानी कि जैसे हमारा पहले संस्कृत आया था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, ठीक है? तो ये उसी के रूप हैं, ठीक है बेटा? तो इसके अंदर है हिंदी वर्णमाला, संधि आएगा, समास आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, ठीक है? उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, कारक, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सभी हमारे हिंदी के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं और उनकी जो भी रचनाएँ हैं हमारी या इससे रिलेटेड जो भी पुरस्कार हैं कि हमारा हिंदी साहित्य अवार्ड किसको मिला, संस्कृत अवार्ड किसको मिला, ये तो सभी क्या होते हैं, इसी के अंदर आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है। हिंदी की कुछ अन्य भारतीय भाषाएँ भी हैं, इसके अलावा कुछ और भी भाषाएँ हैं, वो भी हम पढ़ेंगे और कुछ हमारे अपठित बोध हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है? तो ये तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि हमारी भाषा कहाँ से आई थी। तो देखना आगे ये हमारे क्वेश्चंस है बेटा, तो वो जो टॉपिक मैंने बताए थे वो सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएँगे इसी के अंदर। तो आपको हिंदी जो मैं पढ़ाऊँगी उसके अलावा आपको हिंदी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक वगैरह नहीं पढ़नी, आप सिर्फ़ पीवाई के क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ वन लाइनर में है, इसी से रिलेटेड देखना आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, यानी कि पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण और ध्वनि। ऑप्शन में दोनों चीज़ें लिख सकता है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि, यानी कि जो हम मुंह से बोलते हैं वो मौखिक इकाई होगी ना हमारी, तो ध्वनि हमारी सबसे छोटी इकाई है। वर्ण यानी कि जो हम लिखते हैं, हमारी जो लिखित इकाई होती है वो कौन-सी होती है? वर्ण, ठीक है? जो सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है हमारा भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? सार्थक यानी कि अर्थ, यानी कि जो अर्थ के साथ होती है, वो कौन-सी होती है हमारी सबसे छोटी इकाई? शब्द, ठीक है? जिसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है हमारा भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन-सी होती है? तो एक वाक्य है, हमारी भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है, ठीक है? वाक्य, जो पूरा वाक्य होता है वो हमारी भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन में दे कि सार्थक सबसे छोटी इकाई या आपसे पूछे अर्थ के आधार पर, तो दोनों के अंदर अर्थ आएगा, तो शब्द, जो शब्द होता है उसका एक अर्थ होता है, तो शब्द हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है बेटा? वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे वर्ण तो सबसे छोटी इकाई होती है लिखित रूप से, मौखिक रूप से आपकी ध्वनि होगी, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अर्थ के साथ कौन-सी होती है, तो आपका शब्द होगा, ठीक है? नेक्स्ट आएगा राजभाषा।
यानी कि जो संपर्क भाषा होती है हमारी, वो संविधान के अंदर लिखित है, ठीक है? सबको पता है हमारा जो संविधान है उसके अंदर राजभाषा को भी लिखा गया है। तो राजभाषा आपके कौन से भाग के अंदर है, कौन सी अनुसूची के अंदर है और कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो भाग 17 के अंदर हमारी राजभाषा है, अनुसूची 8 के अंदर इसको लिखा गया है और अनुच्छेद है हमारा 343 से लेकर 351 तक का। ठीक है बेटा? तो आर्टिकल जो 343 है उसके अंदर भाषा के बारे में क्या बताया गया है? तो 343 के अंदर आपको बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, ठीक है? और हमारी हिंदी की जो लिपि होती है वो आपकी देवनागरी लिपि होती है, ठीक है? तो ये भी बताया गया कि हिंदी की देवनागरी लिपि होगी। नेक्स्ट बताया गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी रहेगी। यानी कि जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पर लिखा गया था कि कुछ चीज़ें हमारी क्या थी बेटा, जैसे अंग्रेज़ों का टाइम था तो उन्होंने कुछ चीज़ें आपकी अंग्रेजी के अंदर लिख रखी थी, इंग्लिश के अंदर, ठीक है? तो वो चीज़ें बिल्कुल मतलब ख़त्म ना हो, तो उसके लिए क्या किया गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा रहेगी और जो अंग्रेजी के अंदर जो कुछ भी लिख रखा है वो धीरे-धीरे आपका हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? इसलिए दे रखा है इसके अंदर कि 15 वर्ष को तक आपकी अंग्रेजी रहेगी, उसके बाद में इसको समाप्त कर भी सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 344, यानी कि राजभाषा आयोग आपका आर्टिकल 344 के अंदर दिया गया है। राजभाषा आयोग कब बनाया गया था आपका? 1956 के अंदर बीजी खैर की अध्यक्षता में बनाया गया था। सिर्फ़ आपसे ये पूछेगा कि राजभाषा आयोग कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो 344 के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट आपका आएगा आर्टिकल 345। अगर आपसे पूछे कि पत्राचार की भाषा किसके अंदर है? तो 345 के अंदर है। पत्राचार यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर पत्राचार की भाषा आर्टिकल 345 के अंदर है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 348। अगर आपसे पूछे HCSC यानी कि हाई कोर्ट और जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसके अंदर कौन-सी भाषा प्रयोग होती है? तो आपकी हिंदी भाषा प्रयोग होती है। ये किसके अंदर दे रखा है आपके? 348 के अंदर। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 351 के अंदर क्या दिया गया है? यानी कि हिंदी का प्रचार-प्रसार। इसके अंदर बताया गया है कि हिंदी का आप मतलब कैसे भी प्रचार-प्रसार कितना भी कर सकते हो, इसके ऊपर किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आएगा हमारी कौन-सी अनुसूची के अंदर भाषाओं को दर्जा दिया गया है? तो कौन-सी अनुसूची है आपकी? 8वीं अनुसूची के अंदर। तो अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना था तो उस टाइम पर भाषाएँ कितनी थी? तो हमारी 14 भाषाएँ थी, ठीक है? अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितनी भाषाएँ हैं? तो 22 भाषाएँ हैं। तो कितनी भाषाएँ बढ़ गई आपकी? +8 यानी कि 8 भाषाएँ हमारी बढ़ गई हैं। मूल संविधान के अंदर आपकी 14 भाषाएँ थी, वर्तमान के अंदर आपकी 22 भाषाएँ हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो आपकी 8 भाषाएँ बढ़ी हैं, वो कैसे-कैसे बढ़ी, ठीक है? तो पहली भाषा जो हमारी थी, वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यानी कि आपका जो 21वां संविधान संशोधन था, वो कब हुआ था? 1967 के अंदर, यानी कि 1967 के अंदर 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा आपको मतलब आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका आएगा 71वां संविधान संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? 1992 के अंदर, यानी कि 1992 के अंदर आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर 4 भाषाएँ आपकी यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी 3 भाषाएँ नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। तो आपको याद कर बिल्कुल शॉर्ट में आपको याद करने की ट्रिक है, नमक याद रखना आप, नमक। यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है? पहले एक भाषा जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन के तहत फिर आपकी दूसरी भाषाएँ जोड़ी गई, मतलब 3 भाषाएँ जोड़ी गई, ठीक है? 71वें संविधान संशोधन के तहत। तीसरा हमारा आएगा 92वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2003 के अंदर हुआ था। इसके अंदर 4 भाषाएँ जोड़ी गई, पहली 1 जोड़ी गई, फिर आपकी 3 जोड़ी गई, फिर आपकी 4 भाषाएँ जोड़ी गई, ठीक है? तो आपकी जो 4 भाषाएँ थी, जो 92वें संविधान संशोधन के तहत जो जोड़ी गई थी आपकी, तो कौन-कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है? तो इसको याद करने की आपकी ट्रिक है बोडमास। बोडमास को याद रखना, जो आपके मैथमेटिक के अंदर जो आपका आता है ना, बोडमास, बोडमास, ठीक है? यानी कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, तो ऐसे याद रखना, उस बोडमास को याद रखना। इसके अंदर ओ और ए, यानी कि ओ, ए तो आपका साइलेंट होगा, ठीक है? बी से बोडो हो जाएगा, डी से आपकी डोंगरी हो जाएगा, एम से आपकी मैथिली हो जाएगी, एस से आपकी संथाली हो जाएगा। तो याद रखना बोडमास। 2003 के अंदर देखो इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
कि इनको मतलब 2003 के अंदर तो जोड़ा गया था, तो इनको लागू कब से किया गया? तो 2004 के अंदर इसको लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है इसी के अंदर, जो आपकी जो अपभ्रंश भाषा थी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी कि अपभ्रंश जो भाषा होती है उसके अंदर कितने स्वर होते हैं? तो उसके अंदर आपके 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना। आपके 8 स्वर थे किसके अंदर? अपभ्रंश भाषा के अंदर, ठीक है। तो भाषाएं जो हमारी जो मूल संविधान के अंदर हमारी जो 14 भाषाएं थी, एक बार वो भी देख लेना कि कौन कौन सी भाषाएं थी। वैसे तो आपको पॉलिटी के अंदर ही करवा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आप नज़र मार लो। आपकी जो 14 भाषाएं थी वो आपकी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, यानी कि जो उड़ीसा की तरफ बोली जाती थी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, पंजाबी और उर्दू, ये सभी क्या थी? आपकी 14 भाषाएं थी जो कि मूल संविधान के अंदर थी, ठीक है। और संस्कृत को क्या बोला जाता है? जगत जननी, ठीक है। संस्कृत को क्या बोलते हैं? जगत जननी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, कुछ देखना, हिंदी शब्द कहाँ का शब्द है? तो हिंदी किस भाषा का शब्द है आपका? आपका हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, राष्ट्रीय नहीं है ये, आपका है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम, तो क्रम पूछा गया है कि हिंदी का उद्भव हमारा कैसे हुआ था, किस प्रकार से हमारी हिंदी जो है वो डेवलप हुई थी, यानी कि विकसित हुई थी। तो पहले हमारी संस्कृत भाषा आई थी, उसके बाद हमारी पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, और उसके बाद हिंदी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? देखो पहले तो डेफिनेशन देखो वर्णमाला की। दो वर्णमाला दो शब्दों के योग से मिलकर बनी है। दो शब्द कौन से हैं आपके? वर्ण और माला, यानी कि वर्णों की एक माला को वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। जैसे मोतियों से एक एक मोती मिलाकर जो मोतियों की माला बनती है ना, उसी तरह एक एक वर्ण मिलाकर आपकी वर्णमाला बनती है, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आपकी कितने प्रकार की होती है? तो वर्णमाला आपकी 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका स्वर्ण, दूसरा है आपका व्यंजन। वर्णमाला आपके 2 प्रकार के हैं, स्वर्ण, व्यंजन, ठीक है। सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है आपकी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपकी वर्ण है, ठीक है। वर्ण आपकी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो आपकी ध्वनि है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण, यानी पूछ रहा है कि वर्तमान लिखने के आधार के ऊपर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं हमारे लिखने के आधार पर। 52 वर्ण के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं? हमारे स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 11 होती है यहाँ पर। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। टोटल ये हमारे 52 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं, वो सभी मैं आपको आगे की क्लासेस में बता दूंगी, ठीक है, डिटेल के साथ। जैसे ऊष्म जो अधिक ऊष्मा पैदा करते हैं, संयुक्त यानी कि जो 2 वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये मैं सभी आपको आगे बता दूंगी बेटा। नेक्स्ट है आपका उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? तो 45 हमारे वर्ण होते हैं जो कि उच्चारण के आधार के ऊपर होते हैं। इसमें हमारे 10 तो स्वर होते हैं, 11 नहीं होते, 10 स्वर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पर्श व्यंजन हमारे 27 होते हैं, क्योंकि इसके 25 स्पर्श व्यंजन हमारे थे, लेकिन जो द्विगुण व्यंजन थे 2 हमारे, वो इसी के अंदर ऐड कर दिए गए स्पर्श व्यंजन के अंदर। तो 27 हमारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 द्विगुण व्यंजन को ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है। याद रखना इसको, ये है उच्चारण के आधार पर। वो है हमारे लिखने के आधार पर, जो 52 थे वो लिखने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमारे हैं 45। अब देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो स्वरों के बारे में देखेंगे तो पहले देखेंगे कि स्वर, स्वर की डेफिनेशन क्या है, स्वर क्या होते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर्ण कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से
जैसे व्यंजन को बोलने के लिए व्यंजन हमारे स्वतंत्र रूप से नहीं होते। व्यंजन जैसे हमने एक क लिखा है तो क के अंदर हमारा क्या आता है, ए आता है, यानी कि ये क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बने हुए होते हैं। कौन होते हैं, व्यंजन। व्यंजन को स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। और जैसे ही अगर हमें ए को हटाना है तो क के नीचे हमारे ये साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे इसको, क्योंकि ताकि हमारा क जब भी किसी दूसरे वर्ण के साथ जुड़ेगा, व्यंजन वर्ण के साथ, तो हमारा कै आधा हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर कव लिखा तो इस व के अंदर तो हमारा ए आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, कै के अंदर। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें ही स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी, तो स्वरों की 11 संख्या होती है हमारी। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये हमारे कितने होते हैं, 11 स्वर्ण होते हैं, ठीक है। और अगर पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वर्ण कितने होते हैं, पीछे हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर हमारे जो वर्ण होते हैं वो 45 होते हैं, यानी कि 45 होते हैं। तो उसके अंदर हमारे स्वर्ण 10 थे, ठीक है। ये तो हमारे लिखित रूप से थे 11। 1 मिनट रुकना बेटा। ये 11 जो स्वर्ण थे बेटा हमारे, वो तो थे लिखित रूप से, लेकिन अगर उच्चारण के आधार पर पूछे आपसे तो हमारे 10 स्वर्ण हैं। इसके अंदर हमारा जो री है वो नहीं आएगा, बाकी सभी हमारे एज इट इज़ हैं। री क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसका यूज़ हम तत्सम तद्भव के अंदर ही करते हैं, क्योंकि री एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ये किससे बनता है, री जो बनता है हमारा रे प्लस ई से बनता है री, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज़ को। और री का जो सिंबल होता है, जो साइन होता है, जैसे किसी भी, जैसे ये पृष्ठ लिखा है हमने तो पै के नीचे ये री लिखेंगे, ये लटकने वाला री होता है, ठीक है। पृष्ठ, पृष्ठ के अंदर जो ये री है हमारा, ये लटकने वाला ये री है, ठीक है। तो री का मात्रात्मक चिन्ह जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी बार आता है, तो देखना इसको। यह वर्णमाला में उ और ए के मध्य का स्वर है, देखना। जैसे ये है हमारा उ, बड़ा उ और ए, इसके बीच में यहाँ पर री आता है, जैसे ये लिख रखा री, ठीक है। तो इसके मध्य का जो स्वर होता है वो हमारा री होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि छोटी ई और उ के मध्य कौन सा स्वर है, तो हमारा बड़ी ई होता है। तो वैसे ही हमारा जो रे है वो हमारा उ, बड़ा उ और ए के मध्य आता है, ठीक है। इसका प्राय प्रयोग तत्सम शब्दों के लिए किया जाता है। हिंदी शब्दों में इसका क्रम बड़े ऊ के बाद आता है, ठीक है। औ के बाद इसका जो क्रम है वो आता है, ठीक है। जैसे हमारा बी ए के बाद आता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये दे रखा है हमारा श, यानी कि किसके मेल से बनता है, कै प्लस श के मेल से बनता है। ये क्या है, इसके नीचे जो हलंत लगा रखा है हमने, यानी कि ये स्वर रहित है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं है। और ये है हमारा स्वर सहित, ठीक है। अगर हम स्वर रहित और स्वर सहित दोनों वर्णों को अगर मिला देते हैं तो उनसे क्या बनता है, हमारा संयुक्ताक्षर, यानी कि जो हमारा जो अक्षर बनता है वो संयुक्त अक्षर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा श है, यानी कि कक्ष हमारा जो होता है, जैसे ये हमने कक्ष लिख दिया, ठीक है। तो ये इस कै के अंदर तो हमारा श ओनली ए आएगा, ठीक है, ये स्वर आएगा। और इसके अंदर ये किसके मेल से बनेगा, तो इसके अंदर हमारा कै भी होगा, ठीक है, और श भी होगा। तो ये कै और श कैसा है हमारा, इसके ये तो हमारा स्वर रहित है और ये हमारा स्वर सहित है। तो इन दोनों के मेल से जो बनता है ये बनता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हमारा संयुक्ताक्षर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। एक तो मूल स्वर होता है हमारा, एक संधि स्वर होता है। तो मूल स्वर कौन सा होता है हमारा, जो एक खंड के योग से मिलकर बनता है वो हमारा मूल स्वर होता है। और मूल स्वर की संख्या 4 होती है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे चारों मूल स्वर होते हैं। बेटा इनकी संख्या को आप याद रखना, ठीक है। इसको पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसी के अंदर कुछ दे रखा है, किसी के अंदर कुछ दे रखा है। इनके अंदर संख्या जैसे अलग अलग है ना, कि लिखने के आधार पर स्वर्ण 11 है, बोलने के आधार पर 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या हो जाओगे, बोल मतलब उच्चारण के आधार पर 10 हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है आपका संधि। जो वर्ण वो तो जो हमारा
मूल स्वर है वो तो एक खंड के योग से मिलकर बना है, और जो संधि है ये दो खंड के योग से मिलकर बनता है। और अगर संधि के भेद अगर आपसे पूछे संधि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं संधि स्वर के। पहला हमारा होता है सजातीय स्वर। जो वर्ण सजातीय यानी कि स मतलब समान, जातीय मतलब जाति से, यानी कि जो समान जाति के योग से जो शब्द हमारे बनते हैं उनको सजातीय स्वर्ण कहते हैं, ठीक है। जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 संख्या होती है इनकी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, याद रखना। और सजातीय स्वरों को ही क्या कहा जाता है? दीर्घ मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, क्योंकि सजातीय स्वर जैसे ये हमारा आ है तो ये किसके मेल से बनता है? ए प्लस ए के मेल से हमारा आ बनता है। देखो ए को बोलो, एक बार तो आप बोलोगे ए, ठीक है, और हमने जैसे ए प्लस ए यानी कि ए को 2 बार बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आ, तो क्या बनेगा? हमारा आ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ई, यानी कि बड़ी ई किसके मेल से बनता है? तो छोटी ई के मेल से हमारा बड़ी ई बनता है। ऐसे ही हमारा ऊ है तो बड़ा ऊ हमारे छोटे ऊ के मेल से बनता है, ठीक है। ऊ, तो ये तो क्या हो गए? हमारे मूल हो गए। ये तो हमारे क्या हो गए? मूल। ये क्या हो गए? हमारे दीर्घ, यानी कि ये तो हमारे दीर्घ हैं, ये हमारे मूल हैं, तो इसलिए इनको मूल मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। याद रखना कि सजातीय जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, समान जाति के योग से निर्मित होते हैं, और इनको मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा विजातीय। वि मतलब विभिन्न, जातीय मतलब जाति, ठीक है। तो जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। ये हमारे चारों क्या हैं? विजातीय स्वर हैं, ठीक है। और विजातीय स्वर को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विभिन्न वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं। जैसे हमारा ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों हमारे क्या हैं? विजातीय स्वर हैं। क्यों है वे वो भी देखो आप। जैसे ये हमारे ए हमारा और एक हमारा है स्वर ई, तो ये वर्ण दोनों हमारे अलग अलग हैं। जैसे ए और ए तो हमारा समान जाति का था, ये क्या है? ए और ई हमारे अलग अलग जाति के हैं। तो ए ई के मेल से क्या बना? हमारा ए के मेल से क्या बना है? ऐ, ए ऊ के मेल से औ बना है, और ए औ के मेल से औ बना है, ठीक है, ओ बना है जो हमारा औ। तो याद रखना जो ये हमारा ये है ए और जो आई जो है हमारा वो कंठ तालव्य है। क्यों है बेटा ये कंठ तालव्य? वो चीज़ भी याद रखना, क्योंकि जो हमारा ए है उसको किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। देखो बोल कर देखना एक बार आप, ए कंठ से आवाज़ निकलेगी आपकी ए की, ठीक है। और जो हमारा ई है ई, वो किससे निकलेगा? ई, तालु जो हमारी होती है ना, तालु, ठीक है, जो जीभ से ऊपर का जो हमारा हिस्सा होता है तालु, उससे हमारा ई निकलता है, तो इसलिए इनको कंठ तालव्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये, जैसे ए हमारा कंठ से निकलेगा और ऊ कहाँ से निकलेगा? देखो बोल के देखो, ऊ ओष्ठ, यानी कि हमारे होठ से आवाज आएगी, ठीक है, बोल के देखो, ऊ, ओ, ओ, ठीक है। तो कंठ ओष्ठी है, इनको क्या बोलेंगे? कंठ ओष्ठी है, और इनको क्या बोलेंगे? आपका कंठ तालव्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा जीवा के आधार पर स्वर, यानी कि जीभ के आधार पर स्वर कितने भाग में बांटे गए हैं या कितने भाग के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के 3 हिस्से कर लो बेटा आप, यानी कि ये हमने जैसे जीभ बना ली अपनी, तो जीभ का ये आगे का हिस्सा हो गया, ये हमारा मध्य हिस्सा हो गया, ठीक है, ये हमारा पश्चिम हिस्सा हो गया जीभ का। तो ये हमारा जो अग्रभाग है ई, जो हमारा जो अग्रभाग है जीव, तो 3 भागों में बांटा गया है जीव के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर क्या है बेटा आपका? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का जो अगला हिस्सा कार्य करता है, यानी कि अग्रभाग जो कार्यरत हो, और इसके कितने मतलब संख्या है अग्र स्वर की, स्वरों की बेटा 4 संख्या है। हमारा ई, आई, ए, आए, ठीक है, याद रखना, ई यानी कि बड़ी ई, छोटी ई, ए, आई, ये 4 जो है ये अग्र स्वर है। नेक्स्ट है हमारा मध्य स्वर। तो मध्य स्वर कौन सा है हमारा? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर हमारा सिर्फ एक ही होता है, ए को बोलोगे तो आप जीभ के पिछले हिस्से से बोलोगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? मध्य स्वर को ही केंद्रीय स्वर भी कहते हैं और इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। आपके एग्जाम के अंदर आता है कि उदासीन स्वर
यानी कि मध्य स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको केंद्रीय स्वर या उदासीन स्वर कुछ भी दे देगा, ठीक है। या आपको मिलेगा कि उदासीन स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा पश्च स्वर, यानी कि जीभ के उच्चारण में जीभ का जो पिछला भाग कार्यरत होता है उसको पश्च स्वर कहते हैं। ये बेटा आपके वैसे तो मूलतः 5 होते हैं, लेकिन इनको 6 किस लिए मतलब बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा एक आगत स्वर है, ये जो आ होता है हमारा, ये ओ, जैसे डॉक्टर वाला जो ओ होता है ना आपका, ये वाला, ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, बड़ा ओ हो गया, ये सभी क्या है आपके पश्च स्वर हैं, यानी कि जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कुल स्वरों के प्रकार। अगर स्वरों के कुल प्रकार देखें तो आपके कितने हैं, तो कुल स्वरों के प्रकार आपके 3 हैं। पहला तो होगा हमारा हर्ष स्वर, दूसरा होगा हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा होगा हमारा प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि बोलते टाइम नाक से और मुंह से जिनके अंदर कम वायु निकले, जिन सब वर्णों को बोलने के लिए कम वायु निकलती है, उनको हर्ष स्वर कहते हैं। इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं, ठीक है। तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है आपकी, ए छोटी, ई छोटा, ऊ और री आपके हर्ष स्वर होते हैं। नेक्स्ट है आपका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक है, उच्चारण यानी कि बोलने के लिए, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको द्विमात्रिक भी बोला जाता है, जैसे आपका आ हुआ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है आपके 7 होते हैं, जो कि आपके जितने भी सजातीय और विजातीय जो दोनों हैं वो आपके दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। देखो कैसे बेटा, जैसे आपका हो गया कमला, ये कमल हो गया आपका, ठीक है। तो कमल आपका क्या आएगा, कमल आपका हर्ष स्वर के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि कै, मैं और लै तीनों के अंदर ए होता है, ठीक है। और ए बिल्कुल सीधा सा बोला जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा तो टाइम लगेगा नहीं बोलने में, जैसे कमल, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसके पीछे आ लगा दिया, यानी कि कमला बना दिया, तो बोलने में देखो टाइम लगेगा, जैसे कमला, ठीक है। कमला, एक हम बोलेंगे कमल, कमल, कमला, ठीक है। तो टाइम थोड़ा अधिक हुआ ना, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर के अंदर रखा जाता है। जो भी जैसे सजातीय और विजातीय जितने भी हमारे स्वर हैं, जैसे आ, ई, बेटा आप क्या याद रखना, आप याद रखना सिर्फ हर्ष स्वर को, कि इसके अंदर 4 हैं। ए आएगा, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको दीर्घ स्वर के बारे में पता चल जाएगा। जो प्लुत स्वर होता है उसके अंदर हमारी ओम की ध्वनि आती है, वो हमारा प्लुत स्वर के अंदर होता है, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ दोनों वर्णों के उच्चारण से अधिक जो समय लगता है वो आपका किसके अंदर लगता है, यानी कि ट्रिपल टाइम लगता है उसके अंदर, 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुत स्वर के अंदर, ठीक है। तो वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। तो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ बेटा आपकी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं अपनी एक अच्छी तैयारी के लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ बेटा, तो आप हमारी एप्लीकेशन बिलीव योरसेल्फ को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप बैच को परचेज कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो बेटा आपको किसी भी मोटिवेशनल कोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई सिर्फ अपने माता पिता को देख कर करिए, क्योंकि सिर्फ वो लोग हैं जो आपके लिए मतलब भूखे पेट काम भी करते हैं, और बेटा आपकी जो फ़ीस देते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि वो आपकी फ़ीस कहाँ से निकालते हैं, ताकि आप एक अच्छी जॉब पा सकें, ठीक है। तो आप सिर्फ उनको देखकर अपनी मेहनत करिए, आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आपको बीच बीच में मोटिवेशनल दे दिया जाएगा, ठीक है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसका क्या मतलब है बेटा, अगर आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर आप उनके अंदर मतलब आपका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और अगर आप मन से ही हार गए कि मैं नहीं कर सकता, तो बेटा आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 50 एग्ज़ाम भी दे लिए, लेकिन वो भी आपके क्लियर नहीं हुए, और आपके अंदर अभी भी लगन है कि मैं कर सकता हूँ, तो बेटा डेफ़िनेटली आप कर सकते हो।
कोई भी आपको उसके अंदर नहीं रोक सकता। तो आप अपनी बेहतरीन करो तैयारी को। आप जिस भी एग्ज़ाम के अंदर बैठो, आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ लगनी चाहिए कि मैं हर एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकता हूँ। आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर करो, ठीक है? ऐसे नहीं है कुछ भी। और आपकी तैयारी बेहतर किस चीज़ से होगी, मैं बता देती हूँ आपको। आप जो भी पढ़ो कुछ भी, ठीक है? पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा हो सके आप पीवाईक्यू क्वेश्चन्स की तैयारी करा करो, ठीक है? पीवाईक्यू लगाया करो, जितना ज़्यादा हो सके उतने पीवाईक्यू करो, जितना ज़्यादा हो सके। एक मतलब अपना टारगेट फिक्स करो कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक पर डे आपको पढ़ना है, ठीक है? आपको कोई ऑफ नहीं लेना जब तक आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो, ठीक है? कोई ऑफ नहीं लेना है आपको। आप मतलब रेगुलर पढ़ो, जिसके अंदर रेगुलरिटी होती है ना, सिर्फ़ वो ही बच्चा सक्सेस हो पाता है, ठीक है? तो बीच में बिल्कुल भी छुट्टी मत लेना, आप रेगुलर पढ़ते रहो, पीवाईक्यू लगाते रहो, ठीक है? सभी एमसीक्यू को भी देखते रहो। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, जय श्री राम।